नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी फर्स्ट क्लास बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी माइनर एंड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की, जिसमें यूनिट 1 में आनुवंशिकी का अवलोकन और जिसका अध्याय 1 मतलब टॉपिक 1 इसके आनुवंशिकी का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके हम निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आनुवंशिकी, पहला प्रश्न है आनुवंशिकी की परिभाषा लिखिए। दूसरा है आनुवंशिकी का ऐतिहासिक विवरण दीजिए। तीसरा है आनुवंशिकी महत्व लिखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स का पहला प्रश्न है आनुवंशिकी की परिभाषा लिखिए, जिसकी परिभाषा मतलब डेफिनेशन है। बैटसन ने सन 1906 में जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। मतलब जो जेनेटिक्स शब्द है जिसका हिंदी मतलब आनुवंशिकी होता है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बैटसन ने किया था। कब किया था वो? 1906 में। फिर यह जो है ग्रीक भाषा के शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। जो जेनेटिक्स शब्द होता है वो एक ग्रीक शब्द है, उससे वह व्युत्पन्न हुआ है। अब जेनेटिक्स क्या होता है? जीव विज्ञान की यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनेक जीवों से उनके संतति जीवो लक्षणों के संचरण का अध्ययन करते हैं। मतलब कि जो जेनेटिक्स होते हैं, हम लोग जेनेटिक्स में जो यह एक जीव विज्ञान की शाखा होती है और इसमें हम अनेक जीवों के उनके जो संतति जीव के उनके लक्षणों का संरक्षण का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिका। अब दूसरा प्रश्न है आनुवंशिका ऐतिहासिक विवरण दीजिए। तो उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो इस प्रकार देखिए। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की एक मुश्किल से 75 वर्ष पुरानी शाखा है। मतलब ये जो जीव विज्ञान की जो ऐतिहासिक है, मतलब ये हम लोग पुराने के बारे में बात करें कि आनुवंशिक कब का है या कब से शुरू की गई है, तो यह एक 75 वर्ष पुरानी, मतलब बहुत सालों पुरानी है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रायोगिक कार्य ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रारंभ किया। अब इसके जो प्रारंभ किया कि आनुवंशिकी है क्या, तो वह सर्वप्रथम प्रारंभ किया किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कब प्रारंभ किया? 1822 से 1884 तक। फिर क्या मतलब जो उन्हें प्रयोग प्रारंभ किए। फिर उसके बाद में किंतु डिव्रिस कॉरेंस तथा सेरमग द्वारा मेंडल के कार्य को जो प्रयोग दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल, मतलब प्रायोगिक अध्ययन कर रहे थे, उसके बाद में फिर से प्रारंभ किसने किया उसे? डिव्रिस कॉरेंस तथा सेरमग द्वारा मेंडल के कार्य को पुनः प्रकाश में लाने के लिए मेंडल के कार्य को पुनः प्रकाश में लाने पर ही इसने सन 1900 में जीव विज्ञान की एक अलग शाखा का रूप लिया। मतलब जो वैज्ञानिक थे सेरमक और डिव्रिस कॉरेंस ने जो ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग को पुनः प्रयोग में लाया, उसमें प्रकाश डाले सन 1900 में। तो फिर जो जीव विज्ञान की शाखा से जेनेटिक्स को अलग कर दिया, उसको अलग शाखा के रूप में ले लिया। आप जानते हो जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट कर देते हैं। मतलब जब हम लोग 12th में पढ़ते हैं, उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट बदल जाते हैं। उसी तरह फिर उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने वाद के बारे में बताया, जैसे कि पूर्ण निर्माणवाद, फिर विविक्तवाद, फिर वीर्यवाद, फिर पेंजिनवाद। पूर्ण निर्माणवाद क्या होता है? देखिए, पूर्ण निर्माणवाद डच वैज्ञानिक स्वैमर्डन ने पूर्ण निर्माणवाद प्रस्तुत किया। मतलब ये जो वाद था, पूर्ण निर्माणवाद किसने प्रस्तुत किया था? स्वैमर्डन ने, ठीक है, उन्होंने प्रस्तुत किया था। उसके बाद में इस वाद के अनुसार शुक्राणु और अंडाणु माता पिता के सूक्ष्म प्रतिरूप है। जो उन्होंने बताया कि जो शुक्राणु है और जो अंडाणु होता है वह माता पिता के सूक्ष्म प्रतिरूप के मतलब कि उनके जो सूक्ष्म प्रतिरूप है, और भ्रूण के वर्धन के फलस्वरूप अंडे या शुक्राणु में स्थित इन अंग का पूर्ण विकास हो जाता है। और जो भ्रूण के वर्धन, आपने आगे पढ़ा ही होगा कि भ्रूण क्या होता है, ये सभी। तो भ्रूण के वर्धन के फलस्वरूप अंडे या शुक्राणु में स्थित इन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। किसका हो जाता है? जेनेटिक्स,
आनुवांशिकी, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। फिर दूसरा है विविक्तावाद। विविक्तावाद क्या होता है? विविक्तावाद और किसने दिया देखते हैं। विविक्तावाद फ्रांस के वैज्ञानिक मॉपर ट्यूइस ने 1690 से 1795 में प्रतिपादित किया। ये जो विविक्तावाद है उसको एक फ्रांस के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। देखो अब क्या प्रस्तुत ने क्या बताया देखते हैं। प्रतिपादित किया कि माता व पिता के शरीर से सूक्ष्म कण उत्पन्न होते हैं। अब उन्होंने बताया कि जो माता पिता होते हैं उनके शरीर से सूक्ष्म जो छोटे छोटे कण जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और लैंगिक जनन के समय माता पिता के कण एक दूसरे से मिलकर संतति जीव का निर्माण करते। और जो ये सूक्ष्म कण होते हैं वो लैंगिक जनन के समय, जो हम लोग लैंगिक जनन आपने सुने होंगे और आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो उसके समय माता पिता के कण एक दूसरे से मिलकर जो कण होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, संतति जीव का निर्माण करते हैं। फिर तीसरा है वीर्यवाद। वीर्यवाद क्या होता है? वीर्यवाद किसने प्रस्तुत किया और वह कहाँ रहते थे, अब देखते हैं। वीर्यवाद यूनान के एक अन्य दार्शनिक के अनुसार, मतलब कि यूनान के, ये वीर्यवाद जो है वो यूनान के एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसके अनुसार नर व मादा दोनों के शरीर के विभिन्न भागों में वीर्य बनता है। मतलब जो नर व मादा होते हैं उनके मतलब उनके जो शरीर में विभिन्न, मतलब कि अलग अलग भागों में वीर्य बनता है। इनके आपस में मिलने से नए जीव की उत्पत्ति होती है। उन्होंने क्या बताया कि जो शरीर माता पिता का, नर व मादा का जो शरीर होता है उनके विभिन्न भागों में वीर्य बनता है, जिसके आपस में मिलने से एक जीव की उत्पत्ति होती है। हमने अभी तक 3 वाद पढ़ लिए, ये चौथा वाद है जिसका नाम है पेंजिनवाद। और यह जो वाद है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब उनके अनुसार क्या होता है देखिए, उनके अनुसार प्राणियों के शरीर के प्रत्येक कोशिका व तक से अनेक सूक्ष्म आकार के कण उत्पन्न होते। वह क्या बता रहे हैं कि जो प्रत्येक कोशिका उनकी जो होती है मतलब प्राणियों के शरीर की जो प्रत्येक कोशिकाएं होती है और उत्तक होते हैं, उससे छोटे छोटे आकार के कण उत्पन्न होते हैं। अब हमने 2 प्रश्नों को पढ़ चुका है। अब ये तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है कि अनुवांशिकी के महत्व लिखिए। अब हम उसके महत्व के बारे में जानेंगे कि अनुवांशिक से हुआ क्या अभी तक के, और इससे क्या क्या महत्व, क्या क्या लाभ हुए हैं। देखिए, पहला है आनुवांशिकी और औषधियाँ। कि आनुवांशिकी और औषधि का मतलब क्या होता है कि जो आनुवांशिकी औषधि के रूप में किस प्रकार प्रयोग में की गई, तो औषधि निर्माण के क्षेत्र में जेनेटिक्स का अनुप्रयोग विशेष महत्व रखता है। मतलब इससे इन्होंने बहुत जो औषधि निर्माण में बहुत सहायता की है, मदद की है, इस प्रकार। फिर दूसरा है पालतू जानवरों की नस्ल सुधारना। अब जो पालतू जानवर नस्ल सुधारना का क्या होता है, अर्थ देखिए कि जो संकरण प्रयोग द्वारा वैज्ञानिकों को गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़े, बकरी आदि की नस्ल सुधारने में सफलता मिली। अब देखो कुछ उसमें हम कुछ बीमारी होगी या उसमें कुछ हमको नस्ल सुधारना होगा, किस तरह से हम नस्ल सुधार सकते हैं उसके बारे में भी यह बहुत सफलता मिली उसमें जानने के लिए। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा महत्व सुजनन विज्ञान। सुजनन विज्ञान क्या होता है कि सुजनन विज्ञान का अर्थ आनुवांशिक नियमों द्वारा वैज्ञानिक मानव जाति को सुधारने में प्रयत्नशील रहा। इससे जो होता है जेनेटिक्स के नियमों द्वारा वैज्ञानिक मानव जाति को सुधारने में प्रयत्नशील रहा। मतलब जो मानव जाति है उसको वैज्ञानिक ने, अगर से हमको जेनेटिक्स पता चल गया तो हम मानव जाति को अच्छी तरह सुधार सकते हैं। उसके बाद में चौथा महत्व है फसलों वाले पौधों को सुधारना। फसलों वाले पौधों को सुधारना मतलब देखिए, फसलों वाले पौधों को सुधारना आनुवांशिकी द्वारा फसलों वाले पौधों का सुधार किया जाता है। इस प्रकार गेहूं, चावल, मक्का, कपास की अधिक उपज व रोगों के प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है। जैसे फसलों के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि फसल हमारी कितनी सारी होती है, गेहूं की, चावल की, मक्का की, कपास की,
उनमें हम उनके जेनेटिक्स हमको पता लग गया कि जेनेटिक्स क्या होता है, हम कैसे कैसे सुधार सकते हैं, तो उससे हमें फसलों में जो फसलों में है वह सुधार करने में मदद मिलती है। पांचवा महत्व है कानूनी अनुप्रयोग। अब ये जेनेटिक्स का कानूनी अनुप्रयोग क्या है? जेनेटिक्स का कानूनी अनुप्रयोग आनुवंशिकी के कानूनी अनुप्रयोग भी है। जैसे रुधिर वर्ग के विश्लेषण व आनुवंशिक लक्षणों पर अनेक पेचीदा कानून का हल निकालने में सहायता मिली है। जैसे कानूनी आपने देखे होंगे कि किसी के फिंगरप्रिंट्स भी देखे होंगे, आनुवंशिक मतलब बहुत चीज़ों से यह मतलब मदद मिल सकती है। जैसे कि हमको जेनेटिक्स के बारे में पता चल गया, तो ये कानूनी जो अपराध होते हैं, कोई भी किसी के बारे में पता चलाना पड़ता है कानूनी को, उसमें बहुत जेनेटिक्स का बहुत महत्व है।